ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर और मैं आपका एजुकेटर डीके। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम सीटेट पेपर 1 के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि पीवीएस करवाते हुए चल रहा था, इन्वायरमेंटल स्टडीज करवाते हुए चल रहा था। अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 की ईवीएस को फिनिश करने के बाद हम अब क्लास 6 और 7 की जियोग्राफी एंड साइंस इसको प्रिपरेशन करते हुए चल रहे थे, इसको तैयार करते हुए चल रहे थे। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? तो एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग, जिसमें मैं आपको जियो और साइंस की जो बुक्स होती है लगभग 30 के आसपास टॉपिक होंगे और उन 30 टॉपिकों को हम 10 टॉपिक में कवर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमें केवल ईवीएस की तैयारी करनी है, साइंस एंड एसएसटी के लिए पेपर 2 के लिए तैयार नहीं होना है हमें। ठीक है, बाकी जो पेपर 2 एसएसटी और साइंस की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे उनको भी ये हेल्प करेगी, मदद करेगी, उनके कुछ भाग। ठीक, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दोस्तों, वो टॉपिक का नाम है पौधों को जानिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट पैटर्न के एग्जाम के अनुसार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, या जा रहे हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो फिर देरी ना करते हुए आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालिए, आज की डेट डालिए और लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक पौधों को जानिए। यानी कि जो हमारे पौधे होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं और किस तरीके से हम उनके बारे में और अच्छे तरह से जान सकते हैं, उन चीजों के बारे में आज हम बात करें। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि अधिकतर जो हमारे वायुमंडल में या हमारे वातावरण में जो पौधे होते हैं वो अधिकतर किस प्रकार या किस तरीके से हम उन्हें पहचानते हैं? देखा होगा ना, कुछ बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, कुछ छोटे छोटे से हो जाते हैं, कुछ घने होते हैं, तो उनको किसी न किसी नाम से जाना जाता है, किसी न किसी उनकी विशेषता से जाना जाता है। तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि आप पौधों को किस भाग में या किस तरीके से उनको वर्गीकृत करोगे, उनको बांटोगे, तो मेन प्रोबेबिलिटी झाड़ी और वृक्ष। मैंने क्या बोला कि हमारे जो वायुमंडल है, हमारा जो वातावरण है, उनमें केवल इन्हीं 3 प्रकार के पौधों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे? शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो शाक है यानी कि जो हर्ब्स है वो कैसे दिखते हैं, जो झाड़ियां है वो कैसे दिखती हैं, या फिर जो वृक्ष है वो कैसे दिखते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इन तीनों को एक एक करके डिफाइन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किसी पौधे को देखकर हम कैसे बताएंगे कि ये शाक का पौधा है, यानी कि शाक कैटेगरी के अंतर्गत आता है, या फिर झाड़ी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, या वृक्ष कैटेगरी के अंतर्गत। तो एक एक करके समझते हुए चलते। ठीक, तो पहले नोट डाउन करिए भाई कि हरे एवं कोमल तने वाले, मैंने क्या बोला आपको? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक यानी कि हर्ब्स कहलाते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला कि प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, जो कोमल नरम तना होता है उसका, साथ ही साथ में हरे रंग के होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हर्ब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में पुदीना, देखा होगा ना, पतला सा होता है ना, धनिया, ये क्या है? हर्ब्स कहलाते हैं, शाक कहलाते हैं सारे के सारे। ठीक है, इमेज के रूप में समझने की कोशिश करते हुए मैंने 3 इमेज दे रखी है। क्या रखी है? 3 इमेज, इमेज नंबर ए, इमेज नंबर बी एंड इमेज नंबर सी। तो इसके अंदर देखोगे तो क्या है, इसके जो तने होते हैं वो कोमल से होते हैं, इतने कोमल होते हैं कि उनका रंग भी हरा ही होता है, ब्राउन नहीं होता है। ऐसे दिखता तने का रंग कैसा होता है? ब्राउन होता है। तो हरे रंग का ही होता है और इनमें अलग अलग प्रकार की ब्रांचेस देखने को नहीं मिलती है, पत्तियां देखने को मिलती है। जैसे कि पुदीना का पत्ता देखोगे तो कोई ब्रांचेस देखने को मिलेगी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए लिखिए, ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कोई शाखाएं नहीं होती है। क्या बोल रखा है कि यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव एनी ब्रांचेस। जो ये पौधे होते हैं यूजुअली ज्यादातर जो होते हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं? तो ज्यादातर ये देखने को मिलते हैं छोटे, और साथ ही साथ में इनमें किसी प्रकार की शाखाएं नहीं होती है, इसलिए इसे शाक या फिर हर्ब्स की कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार यानी कि उसके समीप से निकलती। क्या बोला मैंने आपका? कि कुछ पौधे में जो शाखाएं होती हैं वो तने के बिल्कुल समीप, बिल्कुल पास से, बिल्कुल चिपक कर होकर निकलती हैं, और तना जो होता है उनका कैसा होता है? कठोर होता है। कैसा होता है? तना उनका हार्ड होता है, कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? झाड़ियां कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? झाड़ियां कहते हैं। जैसे कि मेहंदी, मेहंदी का आपने पेड़ देखा होगा ना, लेकिन मेहंदी का पेड़ नहीं कहा जाता, तो मेहंदी की झाड़ियां कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, जो होता है वो कांटेदार होता है, और आपने देखा होगा जो उनका तना होता है ना, वैसे होता तो उनका तना क्या है? थोड़ा सा मोटा होता है, कठोर होता है, लेकिन ज्यादा मोटा नहीं होता। जैसे कि आम हो गया, बरगद हो गया, मोटे मोटे तने होते हैं उनके, लेकिन इनके ऐसे होते हैं ज्यादा इतना, बस इससे ज्यादा मोटा देखने को नहीं मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि इनका तना होता तो हार्ड है, होता तो कठोर है, होता ब्राउन रंग का है, लेकिन ज्यादा मोटा नहीं होता है। और इनमें जो शाखाएं निकल रही होती है वो बिल्कुल तना, जो भी उनका मेन स्टेम होता है, तना होता है, उनके चिपक चिपक कर निकल रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के रूप में जैसे कि ये मानो ये पौधा है कोई, ठीक है, ये तना है इसका, ठीक है, तो इसी के समीप से ही निकल रही होती है, इसी के समीप से ही निकल रही होती है, और बहुत ज्यादा घना देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बहुत ज्यादा घना देखने को मिलता है। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको झाड़ियां कहा जाता है, या फिर झाड़ी कहा जाता है। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि शाक क्या होता है या झाड़ी क्या होती है, आपको इस चीज के बारे में पता चल गया। शाक जो होता है वो होता है हरे और कोमल तने वाला, जिसमें कोई ब्रांचेस नहीं होती। झाड़ियां होता है कठोर लेकिन मोटा तना नहीं होता, और तने के आसपास से इसकी शाखाएं निकल रही होती है। तो दोनों विवरण है आपका शाक और झाड़ी के अंतर्गत। लास्ट बच गया आपका वृक्ष, और अधिकतर बच्चे गलती यही करते हैं कि सभी पौधों को वृक्ष बोलने लग जाते हैं। भाई सारे के सारे पौधे वृक्ष नहीं होते। आम वृक्ष है, बरगद वृक्ष है, कटहल का पेड़ वृक्ष है, जो मोटे तने वाले होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पौधे, मतलब पौधे नहीं बोलेंगे, पेड़ बोलेंगे, वो होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वृक्ष कहलाते हैं। जैसे कि आम हो गया, शीशम हो गया, ठीक है, ये सारे वृक्ष कहलाते हैं। तो सभी के सही बच्चे लिखिए कि कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने क्या है? सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। क्या बोला मैंने? आपके काफी कठोर और गहरे होते हैं, और इनमें जो शाखाएं होती हैं वो भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपर वाले या फिर ऊपरी वाले भाग से निकलते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोग वृक्ष यानी कि ट्री कहते हैं। जैसे कि आपने बचपन में एक पेड़ जरूर बनाया होगा, कुछ भी आपसे बोला जाए ऐसा करते थे, और ऐसे करके हम पेड़ बना दिया करते थे। याद है बचपन के दिन? तो ये जो नीचे का आपने जो पूरा का पूरा भाग बनाया है, इसके आसपास से कोई भी आपने टहनी नहीं निकाली, कोई शाखा नहीं निकाली। अगर निकालते तो झाड़ी कैटेगरी के अंदर आ जाता। तो एक कैटेगरी के रूप में ये बढ़ता है, अपना तना विकसित करता है, और उसके ऊपर जाकर अलग अलग शाखाएं निकलती है, ब्रांचेस निकलती है, और वहां जाकर ब्रांच ये जो पेड़ होता है वो घना हो रहा होता है। तो इसका तना भी मोटा है, कठोर है, और ऊपर जाकर इसकी ब्रांचेस निकलती है, नीचे नहीं निकलती। तो इनको क्या कहा जाता है? वृक्ष कहा जाता है। आम हो गया, कटहल हो गया, या फिर गुल्लड़ हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल के रूप में बरगद हो गया, शीशम हो गया, ये सारे के सारे किसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? वृक्ष यानी कि ट्री की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में वृक्षों यानी कि पौधों यानी कि पेड़ों को हम बांटा गया। अब इन 3 पेड़ों के अलावा भी कुछ पौधे होते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में मैं आपको बोलूं मनी प्लांट,
मैं आपको अगर बोलूं मनी प्लांट, जैसे बहुत सारी धारणा भी है कि घर के अंदर रखने से पैसे का मुनाफा होता है, पैसा आता है, बोलते हैं ना मनी प्लांट। तो जैसे कि मनी प्लांट हो गया, तो वो भी तो भाई एक तरीके का पौधा है, लेकिन वो किसको रखोगे उसके अंदर, शाख के अंदर रखोगे या फिर झाड़ी के अंदर रखोगे या फिर वृक्ष कैटेगरी में रखोगे? तो सीधी सीधी सी बात है, झाड़ी और वृक्ष के अंदर रखवाएगा नहीं, या फिर खरबूजे की बेल होगी, तरबूज का बेल होगी, तो इनको किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो भाई इनको भी किसी कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है? तो इनको रखा जाता है क्रीपर एंड क्लाइंबर के अंतर्गत। सभी के सभी बच्चे लिखिए, क्या विश्व और आरोही लता, ये किसके अंतर्गत आती है? लता के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? लता के अंतर्गत। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि आपने क्रीपर एंड क्लाइंबर तो लिख दिया, लेकिन भाई क्रीपर कौन सा प्लांट होता है? मनी प्लांट है, खरबूजे की बेल है, या फिर आपका क्लाइंबर कौन सा प्लांट है? तो मनी प्लांट है या फिर खरबूजे की बेल है, तो आप क्या बोलोगे? तो इसका विवरण करने के लिए पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखो, देन मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाऊं। ठीक है, तो सभी के सभी बच्चे लिखें कि कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और यह भूमि पर फैल जाते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, गर्मियों के दिनों में खूब देखने को मिलता है। तो इसकी जो बेल निकलती है, इसकी जो लताएं निकलती हैं, वो जो होती हैं, वो अपने सहारे पर सीधी खड़ी नहीं हो सकती। वो अपने सहारे पर सीधी खड़ी नहीं हो सकती। वो कहां फैलती है? नीचे भूमि पर। किस पर? जमीन पर फैलती हुई दिखाई देगी आपको, जमीन पर फैलती है। तो इसलिए इन्हें किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है? तो इन्हें रखा जाता है विस्तृत लताओं की कैटेगरी के अंतर्गत, क्रीपर कैटेगरी के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत आप किस पौधे को रखोगे या किस लता को रखोगे? तो इसके अंतर्गत रखा जाएगा हमारा तरबूज या खरबूजा या फिर ककड़ी। ककड़ी कौन सी ककड़ी? वो आपको एक तो चढ़ने वाली ककड़ी होती है, और एक जिसे आप खेतों में भी इतनी बड़ी बड़ी होती है, तरबूज की तरह होती है, वो भी, जिसको फ्रूट भी कहा जाता है कई कई लैंग्वेजों में। ठीक है, वो होगी। तो इन जो कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं फल, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो विस्तृत लता के अंतर्गत आते हैं, क्रीपर आपकी लता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा आपसे, तो पता होना चाहिए आपको। और साथ ही साथ में कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही यानी कि क्लेमर कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पौधों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो यही मुझे आपको समझाना था कि कई बच्चे इसको शाख, झाड़ी या फिर वृक्षों की कैटेगरी के अंतर्गत रख देते हैं। नहीं दोस्तों, ये लताओं की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जमीन पर फैलते हैं और कुछ सहायता देकर ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने मनी प्लांट में ये नारियल के बारूदे वाला एक डंडी गाड़ी हुई जरूर देखी होगी आपने। तो इन इसके सारे सारे जो लता होती है धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लग जाती है। आप नहीं चढ़ाते, धीरे धीरे अपने आप इसके अंदर लपेट चढ़ने लग जाती है। तो ये क्या है? ऊपर की ओर चढ़ रही है, क्लाइंब कर रही है। तो इसलिए किसे क्या कहा जाता है? आरोही लता कहा जाता है। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ मनी प्लांट कैसा प्लांट होता है? इंडोर प्लांट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में आपका क्रोटन का पौधा कैसा पौधा होता है? इंडोर प्लांट होता है। तो डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि इंडोर प्लांट कौन कौन से होते हैं? तो यही इंडोर प्लांट भी कहलाते हैं, जो कम धूप में भी सर्वाइव कर जाते हैं, जो घर के अंदर लाइट जल रही होती है उनकी लाइट में भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रीपर प्लांट कौन से होते हैं या फिर क्लाइंबर कौन से होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सभी के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहां तक हमने बात कर ली शाख के बारे में, यहां हमने बात कर ली झाड़ी के बारे में, यहां हमने बात कर ली वृक्ष के बारे में, और यहां हमने बात कर ली लता के बारे में। यानी कि ऑलमोस्ट सारे के सारे हमने वृक्ष कवर कर लिए, सारे के सारे पौधे, लताएं वगैरह कवर कर ली कि कौन को किस किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो पौधों के अलग अलग भाग होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं। जैसे कि रूट हो गया, तना हो गया, वृक्ष हो गया, या फिर उनके अंदर जो वेन्स होती है जिन्हें आप सीधा बोलते हो, उनका क्या क्या किस किस प्रकार की चीजें होती है, उनसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले सभी के सभी बच्चे नोट डाउन करो, पहला बिंदु तना यानी कि स्टेम। पहले हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? तने के बारे में यानी कि स्टेम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चों को पता होगा जो पौधा होता है वो जड़ के अंतर्गत यानी कि मिट्टी के अंतर्गत जड़ बनाए रखता है, और उसी के द्वारा आगे तना न लगाकर ऊपर की तरफ स्टेबल यानी कि मजबूती प्रदान करता है अपने आप को। ठीक है, तो तने का क्या कार्य होता है? तो सभी के सभी बच्चे शाब्दिक अर्थ में लिखो कि तना जल का संवहन करता है। क्या बोला मैंने आपका? जब भी आप पौधों में पानी देते हो तो जड़ों के पास जाता है वो पानी। अब ध्यान रखें, कई बच्चे जो होते हैं फुहारा लेकर पौधों के ऊपर पत्तियों पे मारने लग जाते हैं। भाई पत्तियों से ज्यादा पौधों की जड़ों को पानी की आवश्यकता होती है, और वही जड़ धीरे धीरे स्टेम पे और धीरे धीरे स्टेम पूरे के पूरे पौधे में पानी का संवहन करती है। एक तरीके से ये ट्रांसपोर्ट करती है पूरे के पूरे अलग अलग जगहों पर जो मिनरल चाहिए होते हैं प्लांट्स को। इसलिए कहा जाता है जो तना होता है, जो स्टेम होता है, वो क्या करता है? जल का संवहन करता है पूरे के पूरे पौधे। ओके, और जल में जोन जोन सी चीजें विलीन है, खनिज वगैरह, वो जल के साथ तने के ऊपर पहुंच जाते हैं, और इस तरीके से जो हमारे तने होते हैं वो पौधे को पोषक तत्व देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में चित्र देखिए, इस चित्र के अंतर्गत जो आप देख रहे हैं पौधे की जो तना है, जब भी आप पानी डालोगे रूट्स के द्वारा, तो स्टेम जो है उन्हीं पानी को आगे की तरफ लेकर जाएगी। तो अगर आपसे अगली बार पूछा जाएगा कि पौधा जो होता है उसका तना क्या काम करता है, तो वो करता है जल संवहन का काम, यानी कि जल में जो मिले हुए खनिज है उनको अलग अलग पौधों के हिस्से तक पहुंचाने का कार्य करता है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा अगली बार आपसे, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। समझ गए सभी बच्चे? चलिए नेक्स्ट लिखिए आप सभी के बच्चे पत्ती यानी कि लीव्स। तो अभी हमने बात करा कि किस प्रकार से जो तना होता है वो कार्य करता है पानी को अलग अलग जगहों पर पहुंचाने का। अब उसी प्रकार से लीफ का जो मेन काम होता है, पत्ते का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाना और पौधे को अच्छे प्रकार से खनिज प्रदान करवाना। भोजन बनाने का होता है अपने पौधे वगैरह के, प्लांट वगैरह के पत्तियों का। तो सभी के सभी बच्चे चलिए एक एक करके पौधों की क्या क्या विशेषता है पत्तियों की, उनके बारे में बात करते हैं और फिर उसके आगे। ठीक है, देखिए सभी के सभी बच्चे कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल के रूप में देखिए, जैसे ये है, एक मेन है, इसके अंदर से एक डंडी निकली होगी और इसके द्वारा ऐसे ये ऐसे ऐसे जुड़ी होगी। तो ये जो आप जुड़ी हुई दिखाई ना, ये इस मदद से जो है, इस चीज से है जो तने से जो है वो जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? तने से जुड़ी हुई है। तो ये जो तने से जुड़ी होती है इस चीज को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रणविट। क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है प्रणविट। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देखो, इस फिगर में देखो, ये आपकी पत्ती दिखाई है जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दी। ये जो है ये तना है, ये जो है ये तना है। ठीक है, और इसके द्वारा पतली सी डंडी से जुड़ी हुई है, यही इसी से जुड़ी होती है हमारा पत्ती, जो तने से जुड़ी होती है, इसी को कहा जाता है क्या? तो इसी को कहा जाता है प्रणविट। ओके, पूछा जाएगा तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि जिससे वो जुड़ी होती है उसको क्या कहा। आगे चलें तो पत्ती के चपटे हरे भाग, जो ऊपर वाला चपटा हरा भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे फलक कहते हैं। क्या कहते हैं इस पत्ती के ऊपर वाले चपटे वाले भाग को? तो इसको कहते हैं भाई फल। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। आगे चलें तो पत्तियों की रेखित, ध्यान रखिएगा, जो पत्तियों के ऊपर रेखांकित चीज होती है, संरचनाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की धारियां होती हैं, उसको सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं, वेन्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में पत्ता देखो, इस पत्ते के ऊपर आप
ये देख रहे हो, 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 ये क्या देख रहे हो? ये सारा का सारा क्या है? सिरा है। इसी को वेन्स कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो सिरा, ये इसको अगर पूछा जाए कि पत्तियों के ऊपर जो लाइन से बनी रहती है उसको क्या कहते हैं, तो सिरा कहते हैं। एक तरीके से मान के चलिए पत्तों की नसें होती हैं, ठीक है। आगे चलें तो पत्ती के माध्यम में एक मोटा सिरा दिखाई देता है, जो पत्ते के बीचों बीच होता है। आप सभी बच्चों को पता है, ये मोटे वाला भाग होता है। इसको पकड़ के आप उखाड़ोगे ना तो अलग से एक मोटी सी लाइन निकल के आएगी। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको मध्य सिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिडल वेन्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? इसको मध्य सिरा कहा जाता है। और पत्तियों पर सिरों द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। ये पूरा डिजाइन मैंने लाल कलर का बना रखा है, इसी पूरे डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरे डिजाइन को सिरा विन्यास। तो अगली बार क्वेश्चन बनेगा कि पत्तियों के ऊपर जो लाइनें खींची रहती है, धारियां बनी रहती हैं, वो क्या कहलाती है? तो सिरा कहलाती है। बीच वाली मोटी वाली लाइन क्या कहलाती है? सिरा विन्यास कहलाती है। और जो पत्तियों के ऊपर पूरा डिजाइन सा बना रहता है उसको क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके अलावा पत्तों के ऊपर और छोटे छोटे जालनुमा बने होते हैं स्ट्रक्चर। आप कभी पत्ते को देखना, इस पूरे के पूरे पत्ते के ऊपर कुछ एक जालनुमा स्ट्रक्चर सा बना रहता है। उस जालनुमा स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है, और तो यह सिरा विन्यास क्या कहलाता है? जालिका रूपी विन्यास या फिर जालिका रूपी कहलाता है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। इस पूरे के पूरे एक जाल सा बन गया है, इस पूरे के पूरे जालनुमा स्ट्रक्चर को जालिका रूपी सिरा विन्यास भी कह देते हैं या जालिका रूपी भी बोल देते हैं। तो पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। ओके, तो यहां से दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया। जो ये धारियां बनी हुई हैं, इन धारियों को कहा जाता है सिरा। बीच वाली जो मोटी लाइन है उसको मध्य सिरा कहा जाता है। पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बन गया है इसको सिरा विन्यास कहते हैं, और छोटी मोटी लाइन सभी को मिलाकर जालिका रूपी सिरा विन्यास या जालिका रूपी कहते हैं। तो ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो कि अभी हमने पढ़ा। लेकिन दोस्तों कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ऐसा पैटर्न नहीं होता, आपस में पैरेलल होते हैं, जैसे कि ये, जैसे कि ये। अधिकतर आप ये जो पैरेलल वाली जो विन्यास देखते हो, अधिकतर ये मिलती है आपको घासों में। किसमें देखने को मिलती है? घास में। तो ये जो घास वगैरह आप ध्यान से देखोगे ना, तो इनके अंतर्गत समानांतर सिरा विन्यास देखने को मिलते हैं। तो जब भी सिरा विन्यास सामने की ओर एकदम पैरेलल रूप में देखने को मिले तो उनको समानांतर सिरा विन्यास कहने को देखने को मिलते हैं। और अधिकतर किसमें देखने को मिलते हैं? तो घास की पत्तियों में देखने को मिलते हैं। किसमें? घास की पत्तियों में, ठीक। अगर ऐसा जाल सा बना रहा हो तो इसको सिरा विन्यास या फिर जालिका रूपी कहते हैं। अगर दोनों साथ में पैरेलल चल रहे हो तो उनको समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पत्ते के ऊपर डिजाइन सा बना रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सिरा विन्यास ऑप्शन में दे रखा था, तो सिरा विन्यास कहते हो। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे चले तो दोस्तों आता है कि जल की यह बूंदे, कौन सी जल की बूंदे? अभी मैं आपको बताऊंगा। जल की यह बूंदे पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकल या निकली है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पोजन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, वायुमंडल में जो हमारी नमी बनी रहती है, क्या बनी रहती है? नमी बनी रहती है। तो नमी हमें कहां से मिलती है? तो नमी केवल वैसे नहीं मिलती जो सूरज गर्मी जो पैदा कर रहा है और जो जल है समुद्र से इवेपोरेट होकर पानी उड़ रहा है, केवल वैसे ही पानी नहीं उड़ता। जो पत्तियां होती है ना हमारी, उस पत्तियों के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है ना, तो पत्तियों के अंदर से भी पानी भाप बनकर निकलता है। पत्तियों के अंदर भी पानी होता है, तो उसके अंदर से भी पानी निकल रहा होता है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप अपने घर में कोई भी आपने पौधा लगा रखा हो जिसकी लीफ थोड़ी बड़ी हो, बड़ी मात्रा में उसकी लीफ बड़ी हो, फॉर एग्जांपल के रूप में जो फूल वगैरह होते हैं लिली वगैरह के, उनकी पत्तियां थोड़ी बड़ी बड़ी होती है। तो उस पत्ती को लो, तोड़ना मत, पौधे में लगे रहने देना पत्ती को, और उस पत्ती के ऊपर एक पॉलीथीन बांध, क्या कर दो? एक पॉलीथीन बांध दो, पन्नी बांध दो, और नीचे से उसमें क्या कर दो? गांठ लगा, और रात भर इसको छोड़ दो। और सुबह देखिएगा आप, दोपहर में 3-4 घंटे के लिए छोड़ दो, और थोड़ी देर बाद इस पन्नी को निकाल कर देखिएगा, पन्नी के अंदर आपको पानी की बूंदें देखने को मिलेगी। तो पानी की बूंदें कहां से निकली? तो इन पत्तियों के ऊपर जो गर्मी पड़ी थी वहां से पानी निकल रहा था, वहीं से ही देखने को मिली। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो पूछा जाएगा आपसे, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्टली आपको जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि पत्तियों के ऊपर से जो जल की बूंदें वाष्पन के रूप में निकलती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पोजन, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो डायरेक्टली आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पत्तियों से जुड़ी हुई बात थी, पत्ती से रिलेटेड बात थी और इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पन्नी लगाओगे ना, ट्रांसपेरेंट पन्नी लगाना, एक बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आपने काली पन्नी लगा दी और उसके अंदर रोशनी नहीं जा रही है। ये भी ध्यान रखिएगा, सर ने आपने तो बताया था हुआ नहीं, पन्नी के अंदर धूप भी जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये थी दोस्तों पत्तियों के बारे में अब तक हमारी जानकारी। अब चलते हैं आगे। आगे चलें तो नेक्स्ट है दोस्तों जड़ यानी कि रूट। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जड़ यानी कि रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप सही बच्चों को पता है, जो रूट है वो क्या करता है? कई पौधों के रूट ऐसे हैं जो कि भोजन का संग्रहण करता है, भोजन को बचा कर रखता है। अधिकतर वो जड़ें होती है जिनका हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो भोजन का भंडारण करके रखती है। लेकिन अधिकतर जो जड़ें होती है जैसे वृक्ष वगैरह की, वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, वृक्ष को थामे रखती है और मजबूती प्रदान करती है। तो वृक्ष के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं रूट के बारे में, उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ में रूट ऐसे कौन कौन से भाग है जिनको हम पौधे के रूप में खाते हैं, यानी कि जड़ के रूप में खाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी लेकर सभी के सभी बच्चे कि पौधों को भूमि से, ध्यान रखिएगा, खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते या नहीं निकाला जाता। कभी भी आप किसी भी पौधे को लीजिएगा और उसको खेचने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल के रूप में मैं अपनी बात करूं तो परसों ही मैंने अपनी छत के ऊपर, आप सभी बच्चों को पता होगा, कुछ सब्जियां बो रखी है। तो मैं पालक जो होते हैं, पालक आप सभी बच्चों को पता है काटकर बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आई थिंक पालक को 2 या 3 बार काट चुका हूं। अब मैं उसको खाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर मैंने अब जो है वहां बरबट्टी या सैम की फली लगा दी है, इस वजह से वहां पर मैं अलग हटा रहा हूं, अपनी गुड़ाई कर रहा था। तो जो पालक है उसकी जो डंडी कटी हुई थी नीचे, वो उसमें एक दो पत्तियां भी थी, मैं वो खाने की कोशिश कर रहा था, उखड़ नहीं पा रही थी। तो मैंने उसकी मट्टी गिरी थी, थोड़ी उंगली अंदर डाली और पकड़ के अंदर से खींची, तो ऐसा निकला छोटी सी मूली, इतनी बड़ी जड़ थी उसकी पालक, और बिल्कुल मोटी थी, इस उंगली के बराबर होगी मेरी, ठीक है। तो आसानी से नहीं निकल पा रही थी। तो इसलिए जब भी आप पौधों के भूमि के अंदर खींचने की कोशिश करोगे तो वो आसानी से नहीं निकलती। आपको क्या करना पड़ेगा? मिट्टी को खोद कर निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने उंगली डाली और उंगली डाली के अंदर से निकाली उसको, मैंने चाहे आप खोद के निकालो या उंगली डालकर खोद के उसके अंदर निकालो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो पौधे की जड़ें होती है ना, वो मिट्टी को मजबूती से जमाए रखती है या फिर जकड़ कर रखती है, फिर पकड़ कर रखती है, ठीक है। और इन्हीं मिट्टी में जो पौधों का जो कहलाता है वो कहलाता है एंकर, यानी कि स्थिर कहलाया जाता है, ठीक है। तो ये जो पौधों को बचा कर रख रहे हैं, मजबूती से टिका कर रख रहे हैं, मजबूती से बनाए रख रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एंकर, यानी कि स्थिर कहा जाता है। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि पौधे जड़ों जो होती है उनकी, वो पौधे के अंदर उनको जमा कर रखते हैं, स्थिर करके रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो इंग्लिश में एंकर और हिंदी में इसको स्थिर कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगली बार आपसे पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अब आप
उसी प्रकार से देखोगे तो जड़ें भी जो होती है वो अलग प्रकार की देखने को मिलेंगी। जैसे पत्तियां हैं, अगर आप पत्तियों का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करोगे तो कुछ पत्तियां आपको ऐसे देखने को मिलेंगी, कुछ पत्तियां आपको ऐसे देखने को मिलेंगी, कुछ पत्तियां ऐसे देखने को मिलेंगी, कुछ पत्तियां जो होती है देखने को नहीं मिलती है, पतली सी देखने को मिलती है। ठीक है, तो पत्तियों में भी अलग अलग प्रकार के डिजाइन देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से जड़ों में भी अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं जड़ों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसी के बारे में आपको पढ़ना होगा, उसी के बारे में आपको समझना है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिन पौधों की जड़ें चित्र 17.17 ए की तरह है, अभी 7.17 ए की तरह कौन सा चित्र है, तो ये चित्र देखो दोस्तों यहाँ है। आप इन चित्रों को देखोगे तो 7.17 दोनों चित्र है, लेकिन एक ए है और एक बी है। इन्हीं के बारे में हमें अच्छे तरीके से समझना है कि ये क्या है और क्या नहीं है। तो पहली बात 7.17 ए की तरह, यानी कि इस चित्र की तरह। तो इस चित्र में आप देखोगे तो एक जो है वो मेन रूट आपको दिखाई दे रही है, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये देखो ये मिट्टी है, ये देखो इसके अंतर्गत से ये आपको एक मेन रूट दिखाई दे रही है, इसके अंतर्गत से ये आपको एक मेन रूट दिखाई दे रही होगी ऐसे, और इसके बगल में छोटी छोटी रूटें दिखाई दे रही है, इसके बगल में इसकी छोटी छोटी रूटें दिखाई दे रही है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों को क्या कहा जाता है, तो उन जड़ों को कहा जाता है दोस्तों क्या, मूसला जड़ें। क्या कहा जाता है, मूसला जड़ें या फिर मूसला जड़ कहते हैं। पूछा जाएगा अगली बार तो आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार के जड़ों को मूसला जड़ें या फिर टैप रूट, इंग्लिश में से कहा जाता है टैप रूट। ठीक है, इस प्रकार के जड़ों को मूसला जड़ें या फिर टैप रूट कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसको टैप रूट कहा जाता है, तो इस वाले जड़ में क्या है, तो आप जरा दोस्तों इस जड़ को देखो, इस वाले जड़ में कहीं पर भी कोई एक मेन जड़ दिखाई दे रही है जिसके अंदर से बाकी जड़ें निकल रही हो, नहीं, इसमें सारी की सारी जड़ें जो है अलग है, मेन कोई है ही नहीं। क्या है, मेन कोई जड़ है ही नहीं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, तो रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में आपने घर में देखा होगा ऐसे चौड़ी पत्ते वाले आपने प्लांट जरूर लगा रखे होंगे, कभी भी आप उखाड़ के देखिएगा हर पत्ते की अपनी अपनी जड़ें होती हैं, अलग होती हैं, जिसमें से मेन रूट कोई नहीं होती, अलग अलग जड़ें निकल रही होती हैं। ठीक है, तो इसलिए एक प्रकार के मूसला जड़ें कहलाती हैं और वो रेशेदार जड़ कहलाती है, उनमें अलग अलग रेशे होते हैं, मेन जड़ कहीं पर भी देखने को नहीं। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे तो आपको इस चीज के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो पता चल गया आपको कि भाई इस प्रकार की जड़ को मूसला जड़ कहते हैं और इस प्रकार के जड़ को रेशेदार जड़ कहते हैं। लेकिन भाई अगर आप इन मेन जड़ के अंतर्गत देखोगे, इस मेन जड़ के अंतर्गत देखोगे तो इसके बगल में छोटी छोटी जो है जड़ें निकल रही है, जैसे कि मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया, मेन जड़ के साथ साथ में कुछ और छोटी छोटी जड़ें निकल रही होती है। क्या कर रही होती है, कुछ और छोटी छोटी जड़ें निकल रही होती है। तो उस प्रकार की जड़ों को क्या कहा जाता है, तो उस प्रकार की जो छोटी छोटी जड़ें हो रही होती है उसको पार्श्व जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व जड़ कहते हैं। तो सभी के सभी बच्चे लिखिए, तथा छोटी जड़ों को क्या कहा जाता है, तो पार्श्व जड़ कहते हैं। इसी टैप रूट के अंतर्गत यहाँ पर मैं एक बार चित्र बना देता हूं, देखिए ये है मिट्टी, इसके अंतर्गत से मेन रूट निकली, या इससे अच्छा है ऐसे बनेगा ये वाला, ये मैं हाइलाइटर लेता हूं और ये मैं देखो ये है मिट्टी, इसके अंतर्गत से ये मेन जड़ निकली, क्या निकली, ये मेन जड़ निकली, और इसके बगल में ये छोटी छोटी जड़ें निकली, ये छोटी छोटी जड़ें निकली। तो इस पूरे के पूरे जड़ को क्या कहा जाता है, तो इस पूरे के पूरे जड़ को कहा जाता है टैप रूट। इस पूरे के पूरे जो जड़ का स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया है, इस पूरे के पूरे जड़ को कहा जाता है क्या, टैप रूट कहा जाता है। ये जो मेन रूट है इसी को क्या कहा जाता है, टैप रूट, यानी कि आपका मूसला जड़ें कहते हैं। लेकिन जो इसके बाद में जो छोटी छोटी जो जड़ें निकल रही होती है, स्मॉलर जो जड़ें निकल रही होती है, इस स्मॉलर जड़ों को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पार्श्व जड़ें या फिर लेटरल रूट कहा जाता है। जैसे कि देखो लिखा हुआ, इन्हें क्या कहा जाता है, पार्श्व जड़ें या फिर लेटरल रूट कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा आपको इस चीज के बारे में, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे चलें, जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 बी के समान है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई, उसमें किसी प्रकार की कोई मेन रूट नहीं देखने को मिलती, सारी अपनी अपनी जड़ देखने को मिलती है। तो उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें झाकड़ या झाकड़ा या फिर रेशेदार जड़ कहते हैं। ये सभी के सभी नाम इसी के ही हैं, इसी को क्या कहा जाता है, फाइबर्स रूट्स कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए, या तो ये जड़ होगी या फिर वो जड़ होगी। डायरेक्टली वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कैसा पौधा जिसमें मूल जड़ होती है उसके साथ साथ छोटी छोटी जड़ें निकल रही होती है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको भाई मूसला जड़ यानी कि टैप रूट कहा जाता है। ओके, सही बच्चे समझ गए, उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी प्रकार की किसी बच्चों की कोई समस्या नहीं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलें तो हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं, तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं, यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। मैंने क्या बोला आपको अभी कि हमने देखा कि जड़ें जो होती हैं मिट्टी में जलों का अवशोषण करती है, मिट्टी के अंदर जड़ें हैं, पानी डालोगे तो डायरेक्टली वही अवशोषण करेगी। फिर जो तना होता है वो जल एवं खनिज को पत्तियों की सहायता से पौधों के अन्य अन्य भागों तक पहुंचाता है, और पत्तियां जो होती हैं वो भोजन का संश्लेषित करती हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा वो भोजन बनाती है, और ये जो भोजन है पूरा का पूरा वो तने से होकर पौधे के विभिन्न विभिन्न भागों में जहां जहां उसकी जरूरत होती है वहां वहां तक उसको पहुंचाता है। जैसे कि ये पूरा का पूरा प्लांट देख रहे हो, इस प्लांट में जड़ें जो देख रहे हो, यहाँ से आप नीले नीले कलर की लाइन देख रहे हो, ये पानी और खनिजों को पौधे के अलग अलग भागों में ले जा रहा है। क्या कर रहा है, अलग अलग भागों में ले जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ पत्तियां जो कर रही है क्या कर रही है, वो भोजन का संश्लेषण यानी कि भोजन बनाने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। ओके, और इसी प्रकार से कुछ जड़ों या कुछ जड़ें जो होती हैं, जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद हो गया, सलगम हो गया, फिर टेपियोका हो गया, जिसे आप कापा भी बोलते हो, क्या बोलते हो जिसे, कापा या फिर कप्पा भी बोलते हो इसे, जिसे आप, ठीक है, इन सभी को हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन से जड़ है जिनका हम खाद्य रूप में सेवन करते हैं, तो भाई गाजर, मूली, शकरकंद हो गया, सलजम हो गया, या फिर टेपियोका या जिसे आप कापा बोलते हो, ये सभी के सभी हमारे जड़ के रूप में हम सेवन करते हैं। प्याज हो गया या फिर आलू हो गया, ये हम जड़ें, ये जड़ें नहीं है, ध्यान रखिएगा, कई बच्चे इनको जड़ों के अंदर कंसीडर कर लेते हैं और अपना आंसर अपना गलत कर लेते हैं खुद। ठीक है, और साथ ही साथ में हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहां भोजन भंडारित रहता है। तो कुछ ये पौधे ऐसे हैं जो कि जड़ों के अंदर भोजन को भंडारित करते हैं और कुछ अलग अलग भागों में भंडारित करते हैं, तो जहां वो भंडारित होता है उन्हीं को सेवन करने का कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर एग्जाम में पूछा जाएगा किस प्रकार की जड़ें होती है, कौन सी जड़ों को हम सेवन के रूप में खाते हैं, तो उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए।
ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक सभी के सभी बच्चों को समझ में आ गया हो। तो हमने अब स्टेम की बात कर ली, रूट की बात कर ली, साथ ही साथ में हमने यहाँ पर किसकी बात कर ली, आगे बात करते हैं हम किसके, पुष्प यानी कि फ्लावर की। भाई फूल को कैसे भूल जाए, फूल से तो आगे जाकर फल बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम पुष्प के अंदर जो से पार्ट होते हैं ना उनको समझने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बने तो गलत। तो लिखिए बच्चों सभी के सभी कि पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के क्या पुंकेसर दिखाई या फिर गए हैं पुष्प के केंद्र में। अब यहाँ पर देखिए पुंकेसर ये क्या होता है, तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा जो पौधे में जो अलग अलग प्रकार के फूल के अंदर जो अलग अलग प्रकार की डंडियां निकल रही होती है उनको पुंकेसर कहा जाता है। अभी फिगर के द्वारा समझाऊंगा और अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। बस अभी जो नाम है ना उन नामों पे आप जोड़ दो ताकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। तो पुष्प में पाए जाने वाले जो विविध प्रकार के जो धारियां से निकल रही होती है उनको पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनको पुंकेसर कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ में बोला गया है कि पुष्प के केंद्र में जो स्थित भाग है, जो पुष्प के अंतर्गत केंद्र में एक स्थित भाग होता है जिसे स्त्री केसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्त्री केसर। जैसे कि आप ये फिगर देखो, ये पुष्प है, ये क्या है, फूल है, आराम से दिखा हुआ, इजीली दिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो दोस्तों ये जो आपका बीच वाली जो डंडियां निकल रही होती है ये जो डंडियां है इन्हीं डंडियों को क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। जैसे कि अभी हमने इसके बारे में बात की, ठीक है। दूसरी हमने बात करी स्त्री केसर। अभी स्त्री केसर क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बोला दोस्तों पौधे के बीच में एक भाग होता है, ये वाला, ये जो मिडल में एक पार्ट होता है इसको, ये जो उभरा हुआ भाग है बीच में नीचे से जो मोटा सा भाग है इस वाले भाग को स्त्री केसर कहते हैं। इस फिगर को थोड़ा सा और मैं बड़ा करता हूं, देखिए ये रहा फिगर, ये बीच वाला पार्ट उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो इसी वाले भाग को जो बीच वाला भाग है इसी को स्त्री केसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्त्री केसर कहा जाता है। और इसके बीच में जो मोटा वाला भाग है, ये जो मोटा वाला भाग है इसको अंडाशय क्या कहा जाता है, इसको स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ जो भाग है उसको अंडाशय वाला भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय वाला भाग कहते हैं। और साथ ही साथ में अंडाशय में छोटी छोटी गोलक संरचनाएं दिखाई देती है, इन्हें हम बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। और यहीं पर पूछा जाए कि बीज पत्र किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो ये भाग है ना, ये वाला अंडाशय, इसी को, इसके जो बीच वाला भाग है इसे अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और इसी के अंदर छोटी छोटी जो संरचनाएं होती है, गोलक संरचनाएं होते हैं उसे बीजांड कहते हैं। और उसी के अंतर्गत एक बीज पत्ती वाला भाग होता है जो कि बीज पात्र यानी कि बीजों को संग्रहित करके रखता है, बीज वाला पार्ट होता है वो, ठीक है। तो पूछा जाए कि बीज पात्र किसे कहते हैं, तो बीज पत्ती यानी कि जो इसके अंदर छोटे छोटे भाग होते हैं उसे कोई बीज पात्र कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं इस वाले बीच वाले भाग को खोलूंगा तो देखिए ये खुला है, क्या है, बीच वाला भाग खुला, इसी कोई बीज पत्र या फिर बीज फॉर एग्जांपल के पात्र या फिर किसी कोई बीजांड, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इन बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए सभी बच्चे समझ गए, पुंकेसर किसे कहा जाता है, स्त्री केसर किसे कहा जाता है। ये आपका पराग कोष को मैंने आपको कई बार बता रखा है कि फूलों के अंदर जो पतली पतली संरचनाएं देखने को मिलती है, येलो येलो संरचनाएं देखने को मिलती है, पराग होती है, जो कि पौधों के अंदर प्रजनन करने में मदद करती है, उसी को हम परागकण कहते हैं या फिर साथ ही साथ में उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अभी हमने बात करी अंडाशय के बारे में, बीजांड के बारे में, बीज पत्र या बीज पत्रिका के बारे में। आपको सभी बच्चों को लगता है मुझे यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पौधों के बारे में क्या समझा, पौधों के बारे में हमने यहाँ पर समझा कि शाख क्या होता है, झाड़ी क्या होती है, वृक्ष क्या होती है, लता क्या होती है। साथ ही साथ में पत्ती का क्या काम है, तो वृक्ष में जो उसके तने होता है उसका क्या काम है, जड़ का क्या काम है, और फूलों का क्या काम है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के सभी बच्चे पौधों को जान गए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को नहीं देखने मिलेगी, ठीक है। बाकी और डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम साइंस नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ ईवीएस पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए अब यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनको करने की कोशिश। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बोला गया है कि निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है। मैंने क्या बोला कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जड़ नहीं है, मूली, शकरकंदी, टेपियोका या फिर कापा, और साथ ही साथ में आलू। भाई ये स्टैम्प है, जड़ नहीं है। जिस बच्चे ने लगाया ऑप्शन नंबर 4 वो सभी के सही बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया, आलू जो है वो जड़ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं। अभी मैंने आपको बोला था जो बीजांड वाला भाग होता है उसको आपको मैंने बताया कहां का बीज देखने को मिलता है, और साथ ही साथ में जो बीज पत्ती होती है उसी को बीज पत्र कहते हैं, ठीक है। तो सीड्स लीव्स जो होती है उनको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जिस बच्चे ने लगाया ऑप्शन नंबर 3 वो सभी के सही बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर। ओके चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें तो पत्तियों में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है। मैंने क्या बोला, पत्तियों के अंदर जो छोटी, जैसे कि मानो ये पत्ती है, ठीक है, तो इसके अंदर जो पत्तियों के अंदर सिराएं हैं और जो छोटी सिराएं उन सभी को जोड़ा गया, उनकी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, उनकी व्यवस्था को कहा जाता है दोस्तों सिरा विन्यास। क्या कहा जाता है, सिरा विन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जिस बच्चे ने 3 लगाया और सॉरी सेकंड लगाया वो सभी के सही बच्चे ने क्या लगाया, बिल्कुल सही आंसर लगाया, करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे बोला गया कि पौधों के ऊपरी भाग से वाष्प के रूप में जल क्षति को कहते हैं, यानी कि पत्तियों के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो पानी जो होता है वो उड़ रहा होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 डी, जिस बच्चे ने डी लगाया 4 लगाया वो सभी के सही बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। अभी हमने पढ़ा था पन्नी की थैली लगाकर, समझ गए सही बच्चे। चलिए तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक। ओके एक क्वेश्चन और है, चलिए इसे कर लेते हैं। आम है, आम क्या है, मैंगो क्या है, तो मैंगो भाई आप सभी बच्चों को पता है वृक्ष है, मोटा तना होता है, ऊपर जाकर इसमें शाखाएं निकल रही होती है, नीचे नहीं निकलती, तो क्या है, ट्री है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जिस बच्चे ने 3 लगाया वो सभी के सही बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो ये टॉपिक दोस्तों आज के लिए बस यहीं पर, उम्मीद करते हैं पूरा पूरा टॉपिक समाप्त हो गया आपको और समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या कर लिया दोस्तों, एनसीईआरटी बुक्स का क्लास 6 और 7 का साइंस एंड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 पूरा का पूरा फिनिश कर लिया है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 6 से कि 7 चलिए कोई नहीं, 6 से होगा या तो 7 होगा, टॉपिक से कोई मतलब नहीं, नंबर से हम करते चल रहे हैं, ठीक है। आपका आई थिंक 3 या 4 क्लास और लगेगी और एनसीईआरटी का जो बेस है आपका पूरा पूरा फिनिश हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कहां चलेंगे, पेडागोजी के ऊपर चलेंगे, ठीक। चलिए आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बाकी जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी के आगे का जो है हमारा टॉपिक नेक्स्ट चलेगा जो कि क्लास 6 और 7 का ही होगा, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज जो मैंने जितना पढ़ाया आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए सभी बच्चों को